स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपवर्तन चैप्टर के अगले वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन से संबंधित इसमें बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे बात पार्श्विक विस्थापन की चर्चा करेंगे और पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम लोग पार्श्विक विस्थापन जिन जिन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तीसरे टॉपिक हमने लिखा है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। कुछ इफेक्ट है जो प्रकाश के अपवर्तन को दिखाता है, जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल कि जब पानी के अंदर हम पेंसिल को डुबाते हैं तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा, अक्षरों के ऊपर जब आयताकार कांच का स्लैब हम डालते हैं तो अक्षर अपने स्थान से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। और साथ ही साथ इसमें एक और जो प्रकाश के अपवर्तन के एक प्रभाव को दर्शाता है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण सब जिसमें मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यानी जब तालाब से मछुआरा हाथ से मछली पकड़ता है तो उस स्थिति में मछुआरा को मछली पकड़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह कठिनाई कहीं ना कहीं प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसमें इस वीडियो का अंतिम जो टॉपिक होगा अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक से संबंधित बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट नाउ। सबसे पहला आयताकार कांच स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। हमने यहाँ एक आयताकार कांच स्लैब लिया है, जो कि आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, जिसका कुछ मोटाई है ओके, जो इस प्रकार का है। यानी इससे जो प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये कांच का स्लैब है, आयताकार कांच का स्लैब, रेक्टेंगुलर शेप का है, आयत के तरह का है और इसकी कुछ मोटाई है। तो या हम इसको एक कह सकते हैं कि ये घनाभ के आकार का है। तो इससे जो प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगी उससे संबंधित बातों को हम यहां पढ़ेंगे। ओके, तो सर्वप्रथम हम एक आयताकार कांच के स्लैब को हम बनाते हैं। ओके, अब क्या होगा कि वायु से हम आयताकार कांच स्लैब में प्रकाश के किरण को प्रवेश कराते हैं। यहां प्रकाश की किरण है जो आयताकार कांच के स्लैब में इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि आयताकार कांच के स्लैब पर इंसिडेंट हो रहा है। तो यहां वायु और आयताकार कांच स्लैब में जब हम कंपेयर करेंगे तो वायु रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। अकॉर्डिंग टू रूल जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी जो अभिलंब है उसकी ओर मुड़ जाती है, सीधे न जाकर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब हम इसी स्थिति को आगे बढ़ाएं तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण, अब यहां पर अगर हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए कि इसको A हमने लिया, इस पॉइंट को हमने B माना, इस पॉइंट को हमने C माना, तो यहाँ जो BC किरण हम लोग देख पा रहे हैं, अगर फिगर में सही ढंग से आप देख रहे होंगे तो यहाँ BC किरण क्या हो रहा है, ये आयताकार कांच के स्लैब से निकलकर फिर वायु में प्रवेश कर रहा है। ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें तो इस प्रकाश की किरण को सीधा जाना था, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी क्योंकि एक मीडियम से अनदर मीडियम में फिर प्रकाश ट्रैवल कर रहा है। यहाँ क्या होगा, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि इस मीडियम से इस मीडियम में प्रकाश गमन कर रहा है। यानी आयताकार कांच के स्लैब से वायु में गमन कर रहा है, तो आयताकार कांच के स्लैब से वायु में गमन करने के कारण
जैसा कि आयताकार कांच का स्लैब सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो हम जानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश जब करता है प्रकाश की किरण तो वह क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को अगर हम लोग डी मान लेते हैं, और ये जो आपतित किरण की जो दिशा है उसको अगर हम डॉटेड लाइन के साथ आगे की ओर अगर हम उसको बढ़ा दें तो यहां जो हम आपको एक घटना दिखाने जा रहे हैं या दिखा रहे हैं, ये आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को बता रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहां पहले जब हम लोग अगर बात करते हैं विरल माध्यम से जब सघन माध्यम यानी वायु से जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, म्यू, हमने स्नेल का नियम पढ़ा है, साइन आई बटा साइन आर, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां जो किरण प्रवेश कर रहा है वायु से कांच में, तब यहां पर हम लोग बेस में इसके आधार में ए लिखेंगे। ए का मतलब एयर से क्या चीज में प्रवेश कर रहा है, कांच में, कांच को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, तो यहां पर जी लिखेंगे। म्यू निकालना है यानी अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, कहां से किस में, तो वायु से ग्लास में जो प्रवेश कर रहा है प्रकाश उसके लिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। ओके, स्नेल के नियम में हमने पढ़ा था साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या और साइन आर का मतलब अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू निकालते हैं। तो साइन आई, इसको अगर हम R1 से रिप्रेजेंट कर दे तो R1 लिखना पड़ेगा क्या, तो साइन आई बटा साइन R1। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको लिखा होगा तो प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में प्रवेश कर रहा है, उस कंडीशन में हमने म्यू का वैल्यू निकाला था, साइन आई बटा साइन R1 होगा, हमने यहां R1 माना है। ओके, अब हम लोग यहां देखते हैं कि ये दो अगर रेखा की बात करें, देखिए एक बात, ये तो आपतित किरण होगा जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो यहां ए भी एक आपतित किरण को रिप्रेजेंट करेगा। बीसी जो है, बीसी अपवर्त माने बीसी कौन से किरण को रिप्रेजेंट करेगा, तो जब एक माध्यम माने माध्यम को अलग करने वाले सतह से होकर जाने वाली जो किरण होगा उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। ओके, तो यहां पर बीसी अपवर्तित किरण होगा, ठीक है ना। अब बात अगर हम करें इस बिंदु पर या इस सरफेस पर अगर हम बात करें तो यहां बीसी जो होगा, बीसी आपतित किरण होगा। अब क्या हो रहा है कि यहां पर CD एक किरण है जो इसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे, या हम इस किरण को एक और नाम से जानते हैं जिसको निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण। अब इसका क्या मतलब उसको हम समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आती है, यहां देखते हो वायु से कांच में प्रवेश हुआ बीसी किरण का, बीसी किरण फिर CD जो यहां पर एक किरण है, यह किरण माने ये बीसी किरण आगे होते हुए फिर कांच से वायु में प्रवेश कर गया। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, तो जो किरण पुनः अपने माध्यम में लौट आती है उस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। यानी ये जो CD किरण है ये निर्गत किरण है। ओके, ये एंगल भी R1 ही होगा, ये एंगल भी R1 होगा, और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना कोण को निर्गत कोण कहते हैं, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, निर्गत कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो अगर हम इस स्थिति में जब इस सरफेस से या इस सतह से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश कर रही है, तो इस स्थिति में हम अपवर्तन निकालते हैं, यानी ग्लास से किसमें, फिर वायु में। तो ग्लास हमने यहां लिखा
एयर को हमने यहां लिखा तो क्या होगा, साइन R1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन E, आपतन कोण अपवर्तन कोण। यहां भले अपवर्तित किरण को निर्गत किरण कहेंगे, अलग बात है। अगर हम इसी को उलट कर लिख ले, यानी कि अगर G म्यू A अगर हम ऐसे लिख ले तो राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को भी हमको रेसिप्रोकल उसके लिखने होंगे, यानी साइन E बटा साइन R1। दोनों जो यहां दो समीकरण हमें दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, यानी साइन I बटा साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन E अपॉन साइन R1। ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे हैं, तो यहां पर हो गया साइन I इक्वल टू साइन E। हम यूं कह सकते हैं कि एंगल I और एंगल E आपस में बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी आपतन कोण और यहां निर्गत कोण आपस में बराबर होगा। तो एक बात याद रखना है, ये तभी पॉसिबल है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये तभी पॉसिबल है जब यह जो निर्गत किरण है इसके समानांतर हो। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि निर्गत किरण जो होती है आपतित किरण के समानांतर होगी। यह तभी संभव है जब निर्गत किरण और आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया, यानी आपतित किरण के समानांतर होंगी, तब ये बात हमारा संभव है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां पर आयताकार कांच के स्लैब से जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना थी, उस घटना से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को घटाते हैं तो जो निर्गत किरण है वह जो आपतित किरण है उसके समानांतर होंगी, यानी ये दोनों पैरेलल होगा। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। इस अपवर्तन की घटना से हमें समझ में आता है, जब हम कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाते हैं तो हमें एक अहम जानकारी मिलते हैं कि निर्गत किरण और क्या आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर होगा। चलिए इस बात को आप नोट डाउन कर लोगे। निर्गत किरण का डिफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पुनः उस माध्यम से अपने माध्यम में लौट आती है, तो जो किरण लौट रही है पुनः अपने माध्यम में, उस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वह पार्श्विक विस्थापन है। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, इसी फिगर से हम लोग को समझना था, हमने मिटा लिया है, कोई बात नहीं है, फिर से इसको बनाते हैं। निर्गत किरण और यह हो गया आपतित किरण। देखिए, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबात्मक दूरी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दोनों के बीच, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। क्या आपको पार्श्विक विस्थापन का डिफिनेशन देना है? निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबाई दूरी या बीच के जो निकटतम दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ओके, तो पार्श्विक विस्थापन सिंपल, आपको ये बात ध्यान रखने हैं कि निर्गत किरण, या जब हम प्रकाश को आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन की घटना करवाते हैं, तो जो निर्गत किरण होती है और जो आपतित किरण के बीच की जो लंबात्मक दूरी हो गया है, दोनों के बीच का जो गैप होगा, जो लंबात्मक दूरी कहे तो उसी दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ओके, तो पार्श्विक विस्थापन आपने समझा होगा। अब इसी में हमें एक टॉपिक पढ़ने हैं कि पार्श्विक विस्थापन आखिरकार किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने आपको आयताकार कांच का स्लैब दिखाया, तो आयताकार कांच के स्लैब के मोटाई पर एक होता क्या है कि अगर यह आयताकार कांच का स्लैब जितना अधिक मोटा होगा,
जितना अधिक मोटा होगा, ओके, जितना अधिक मोटा होगा उस कंडीशन में यहां पर पार्श्विक विस्थापन बदलेगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, उसको समझते हैं। अगर हम आयताकार कांच के स्लैब की मोटाई को बढ़ा दें, चलिए थोड़ा सा बड़ा मोटा कर दें, सेम टू सेम हम काम करते हैं यहां और चेक करते हैं। ऐसे तो यहां जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि एक मीडियम से अनदर मीडियम में यहां पर लाइट ट्रैवल कर रहा है। जैसे एक मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगा। अब यहां पर फिर क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा। अब यहां पर हम पार्श्विक विस्थापन देखते हैं। जैसे जैसे आयताकार कांच के स्लैब की मोटाई बढ़ेगा उस स्थिति में जो पार्श्विक विस्थापन होगा अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबिक दूरी होगी वह बढ़ेगा। यानी आयताकार कांच के स्लैब को बढ़ाने पर क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि क्या हमने बताया पार्श्विक विस्थापन के बारे में, तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। यानी आयताकार कांच के स्लैब के मोटाई के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती का क्या मतलब, अगर आयताकार कांच के स्लैब की मोटाई को बढ़ाएंगे तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, अगर मोटाई को घटाएंगे यानी पतला अगर हम आयताकार कांच का स्लैब लेंगे तो पार्श्विक विस्थापन कम होगा, यानी उस कंडीशन में घटेगा। तो अगर बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि समानुपाती होगा। तो हम यूं कहेंगे कि एक पार्श्विक विस्थापन किन बात में से, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसमें हम एक बात कह सकते हैं कि आयताकार कांच का जो स्लैब होता है उसके मोटाई पर निर्भर करता है। तो कोई आपसे पूछेगा मोटाई पर निर्भर करता है का क्या मतलब, तो मोटाई बढ़ने पर, आयताकार कांच के स्लैब के मोटाई बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि जब हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे, मीन्स इसके और इसके बीच के एंगल को बढ़ाएंगे, आपतन कोण को बढ़ाएंगे। अगर आयताकार कांच का स्लैब सेम मोटाई का है लेकिन हम आपतन कोण को बढ़ा दिए, देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां पर देख रहे हो इसके बीच का एंगल बढ़ रहा है, इसके अपेक्षा बड़ा है। अब क्या होगा, यहां पर तो ये जाना था सीधा, इसको तो जाना था सीधा, चली गया सीधा। अब क्या होगा, लेकिन ये क्या होगा, मुड़ेगा, तो मुड़ा, फिर यहां पर आएगा इस स्थिति में, यहां पर क्या होगा, इसको सीधा यहां से जाना था लेकिन नहीं जाएगा। अब बताओ इस स्थिति में क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों आयताकार स्लैब की मोटाई सेम है लेकिन हमने यहां पर बस बढ़ाया क्या, तो आपतन कोण को। तो आपतन कोण को बढ़ाने पर यह पार्श्विक विस्थापन इसके अपेक्षा बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो दूसरा बात क्या है, दूसरी बातों पर निर्भर क्या करता है, आपतन कोण पर। यानी आपतन कोण का मान अगर बड़ा होगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बड़ा होगा। यानी हम यूं कहेंगे कि आपतन कोण के सीधे समानुपाती होते हैं। यानी आपतन कोण अगर बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा, आपतन कोण अगर घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी घटेगा। तीसरे होते हैं अपवर्तनांक के सीधे समानुपाती होता है। एक बात ध्यान रखना, अपवर्तनांक को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आयताकार कांच का स्लैब किन किन बात माने पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो एक आपको ध्यान रखना है, तीसरा अपवर्तनांक के सीधे समानुपाती होगा। मतलब जिस आयताकार कांच के स्लैब का अपवर्तनांक अधिक होगा उसका पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा, जिसका कम होगा उसका पार्श्विक विस्थापन कम होगा। तो आपको तीसरे बात को ध्यान रखना है कि आयताकार कांच के स्लैब के क्या चीज के तो अपवर्तनांक के सीधे समानुपाती होता है। अपवर्तनांक हम लोग को पढ़ने हैं, अपवर्तनांक के सीधे समानुपाती होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और चौथा और अंतिम जो कारक है जिस पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है तो वह है आपतित किरण। जो आपतित किरण का जो रंग है, कलर है, उसके तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य के बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। तरंग दैर्ध्य के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अगर हम आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन की घटना करवाएं तो यह पार्श्विक विस्थापन का मान कम होता जाएगा। माने ज्यों-ज्यों हम जितना अधिक से अधिक अपवर्तनांक वाले प्रकाश को लेंगे, कांच के स्लैब से हम अपवर्तनांक की घटना करवाएंगे तो उस कंडीशन में पार्श्विक विस्थापन का मान कमेगा।
कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अगर हम पार्श्विक विस्थापन, उस स्थिति में पार्श्विक विस्थापन अगर देखेंगे तो उस स्थिति में पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा। तो हम यूं कहेंगे कि तरंग दैर्ध्य के सीधे व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ेगा लाइट का तो पार्श्विक विस्थापन घटेगा, अगर तरंग दैर्ध्य घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। तो हम यूं कहेंगे कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पार्श्विक विस्थापन आयताकार कांच के स्लैब के सीधे मोटाई के सीधे समानुपाती होता है। पहला बात क्या हमने बोला, तो पार्श्विक विस्थापन आयताकार कांच के स्लैब के सीधे समानुपाती होता है, मोटाई के सीधे समानुपाती होता है। दूसरा, आपतन कोण के समानुपाती होता है, यानी आपतन कोण के बढ़ने से पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, आपतन कोण अगर कम होगा तो पार्श्विक विस्थापन कम होगा। तीसरा हमें याद रखना है, अपवर्तनांक के सीधे समानुपाती होता है, यानी आयताकार कांच के स्लैब का अपवर्तनांक ज्यों ही बढ़ेगा तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा। ओके, और आगे चौथी स्थिति कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यानी कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो पार्श्विक विस्थापन कम होगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अगर कम होगा तो पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा। यानी पार्श्विक विस्थापन जो होता है प्रकाश के तरह, क्या चीज मैंने बोला, तरंग दैर्ध्य के सीधे व्युत क्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए अब हम लोग अगले स्थिति में देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। ये सारे घटना में दो घटना तो हम लोग अक्सर देखते हैं, जिसमें पहला घटना आप लोग अपने घर में भी देख सकते हो, या अभी तक अगर इस पर गौर नहीं फरमाए होंगे तो आप इसको देखोगे। एक बकेट में अगर हम वाटर ले लें, एक बाल्टी में अगर हम पानी ले लें, क्या लिखा है, पानी में डूबी पेंसिल। एक पेंसिल अगर हम लेते हैं जिसको पानी में हम लोग डुबाते हैं, एक्चुअल पेंसिल का ये लेंथ है तो पेंसिल कुछ यहां होना चाहिए था, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं तो प्रकाश के कारण, इस बात का तो आपको समझ है अगर प्रकाश चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार पेंसिल दिखेगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करके घर में देख भी सकते हो अपने घर में कि क्या होगा, जब हम पेंसिल को डुबाएंगे तो जो जितना भाग पानी के अंदर रहेगा वह लगेगा क्या कि कुछ तिरछा प्रतीत होगा, यानी कुछ टेढ़ा दिखेगा, पेंसिल का वह भाग टेढ़ा दिखेगा और अपनी स्थिति से ऊपर दिखेगा। तो यह एक घटना है जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो पानी में डूबी पेंसिल के क्या चीज, टेढ़ी प्रतीत होना, टेढ़ा दिखना, यह प्रकाश के अपवर्तन का एक प्रभाव को दर्शाता है। तो जब हम एक पेंसिल को क्या करते हैं, एक बकेट में पानी से भरा हुआ बाल्टी में जब हम डुबाते हैं तो पेंसिल प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह पेंसिल क्या दिखता है, तो टेढ़ा दिखता है, वास्तविक स्थिति में नहीं दिखता है। वास्तविक जो स्थिति होना चाहिए उस स्थिति में नहीं होकर वह टेढ़ा दिखता है और अपनी स्थिति से ऊपर दिखता है। एक्चुअल वहां उसका स्थिति ये होना चाहिए था, लेकिन वह अपनी स्थिति में ना दिखकर वह टेढ़ा दिखेगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। तो हम यूं कहेंगे कि जब हम पेंसिल को पानी के अंदर डुबाते हैं तो पानी के अंदर जो भी पेंसिल का भाग होता है वह टेढ़ा और अपनी स्थिति से कुछ ऊपर दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ऐसे बहुत सारे बात लिखे हैं, आप उसको अपने बुक में पढ़ लोगे। और अगले जो है बात, हम लोग एक बात देखते हैं, यहाँ पहले इसको समझते हैं। मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई। इस बात में क्या होता है कि जब मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो जब वह मछुआरा मछली को जल के अंदर देखता है तो वास्तविक स्थिति उसका मछली का ये है, लेकिन जब ह्यूमन आई यानी कि आंख इस मछली को जब देखता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह मछली अपनी स्थिति में न दिखकर ये थोड़ा सा ऊपर, देखिए ध्यान से मैं जो बता रहा हूं, ये थोड़ा ऊपर
और अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग दिखता है, अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग दिखता है, यानी कि थोड़ा अलग, यानी कि अलग हट दिखता है कि अलग है, यानी एक्चुअल हम इस मछली को देख पाते हैं लेकिन मछली की वास्तविक स्थिति यहां होती है। तो सोचो कि अगर मछुआरा अगर इसको अगर पकड़ना चाहा तो यहां जब पकड़ेगा, यहां हाथ लगाएगा तो वास्तविक स्थिति यहां होगी, यानी कि उसका पूंछ के आसपास जो है, जो इसका लास्ट का जो भाग होता है वहां पर हाथ जाएगा तो ऑटोमेटिक मछली जो है भाग जाएगा। तो जो अनुभवी मछुआरा होता है, जो मछुआरा अनुभवी होता है, वह मछुआरा जहां मछली वास्तविक जो स्थिति जहां दिख रहा है वहां के आगे और कुछ नीचे वह हाथ लगाकर उस मछली को पकड़ता है। तो यह भी घटना कहीं ना कहीं प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ वास्तविक स्थिति में जो मछली है वह वास्तविक स्थिति में ना दिखकर कुछ ऊपर और अलग जगह दिखती है। तो यह भी एक प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। ओके, तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखोगे। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, अक्षरों के ऊपर जब आयताकार कांच के स्लैब को डालते हैं तो जो लेटर होता है वह अपनी स्थिति से ऊपर दिखता है। ओके, चलो इसको हम लोग विथ एक्सपेरिमेंट इसको समझेंगे, देखेंगे। जैसा हमने यहां एक बल्ब लिया है, इस बल्ब को हम पहले स्थिति में देखेंगे और फिर जब हम इस पर एक आयताकार कांच के स्लैब को डालेंगे तो हम इस बल्ब के स्थिति को आयताकार कांच के स्लैब में देखेंगे तो क्या होगा वो समझ में आएगा। ओके, आप लोग देखते रहोगे। जैसा कि इस स्थिति में हमने एक जो बल्ब है उसको हमने, या बल्ब छोड़िए, यहाँ जो एक और चीज़ आपको दिख रहा है जिसको हम लोग हीटर बोलते हैं, विद्युत हीटर है, उसको मैंने देखा। अब इसी स्थिति में मैं क्या करता हूँ, इसी स्थिति में मैं एक आयताकार कांच का स्लैब जो हमने आपको शुरू में ही दिखाया था, उस स्लैब को हम इसके ऊपर डालेंगे तो आपको यह जो आकृति दिख रहा है वह अपनी स्थिति से कुछ ऊपर दिखता हुआ मालूम पड़ेगा। जैसा कि ये आप सामने आयताकार कांच का स्लैब हमने दिखाया, इसको हम इसके ऊपर डालें। देखो इस स्थिति और इस स्थिति में आपको अनुभव कर रहे होंगे कि आयताकार कांच के स्लैब जब हमने डाला तो उस स्थिति में ये जो हीटर है वह कुछ ऊपर दिख रहा है। इस स्थिति को और हम दूसरे या लेटर पर जब हम इफेक्ट इसको डालते हैं, यहाँ कुछ हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, यहाँ शीशे की नली दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर आयताकार कांच के स्लैब को डालते हैं तो पहले की अपेक्षा आपको यह शीशे की नली जो लिखा है वो काफी क्लियर दिख रहा होगा। देखिए शीशे की नली कुछ ऊपर दिख रहा है जो इस बात को साबित करता है। ओके, तो हम कहेंगे कि जब यह भी प्रकाश के एक अपवर्तन की घटना को दर्शाता है कि जब हम आयताकार कांच के स्लैब, ठीक है, जब आयताकार किसी अक्षर पर जब हम आयताकार कांच के स्लैब को डालेंगे तो वह अक्षर अपनी स्थिति से ऊपर दिखेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, शीशे की नली जो दिख रहा है या यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है वो फिगर इस स्थिति में जब हमने इस पर डाला इसको तो इस स्थिति में यह फिगर कुछ ऊपर दिख रहा है। तो यह एक प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके अगले टॉपिक को देखेंगे जिसमें अपवर्तनांक के बारे में हमें चर्चा करने है। अपवर्तनांक होते क्या है?
तो अपवर्तनांक का मतलब आपको ध्यान रखना है, अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब भी आपको अपवर्तनांक निकालना है तो जैसा कि हमें पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और अगर हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात हो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो हम निर्वात में प्रकाश की चाल को अंश में लिखेंगे और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको हर में लिखेंगे। जो अनुपात वाला वैल्यू आएगा वह मान अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कुछ आपके जो बुक है उसमें कुछ अपवर्तनांक दिए गए हैं कुछ पदार्थ का, जैसा कि हवा का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 1.0003, बर्फ का अपवर्तनांक दिया गया है 1.31। ये सभी मान आपको याद करने हैं। इसमें 16 पदार्थ और उसके अपवर्तनांक दिए गए हैं, आप 16 पदार्थ और उसके अपवर्तनांक को याद कर लोगे। और इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, जो न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, उस न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न को भी आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें लेंस की स्थिति में विभिन्न पदों को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, धन्यवाद।